Good afternoon. Welcome to PAVE Commerce Classes. चैप्टर 4 प्लानिंग का आज हम सेकेंड वीडियो करेंगे. फर्स्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स किया था. जिनको वो करना है वो वीडियो 1 देख सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंपॉर्टेंस. मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड के हिसाब से, लेकिन लिमिटेशंस में हॉट क्वेश्चन या जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जनरली मिलते हैं. केस स्टडी हमें मिल जाते हैं लिमिटेशंस में. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है? यदि कोई काम हम प्लान वे में करते हैं, प्लानिंग के जरिए करते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे. उसके क्या फायदे हैं? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और रादर वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. यदि हम इनके बगैर करते हैं तो उनके लिमिटेशंस क्या है? यदि मैंने प्लानिंग की तो उसके फायदे क्या है? यदि मैंने सोच समझ के हर चीज का हर प्रॉब्लम का, हमें बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम हो, आज हम यहां खड़े हैं, आज से 10 दिन के बाद जब मैं काम करूंगा तो मुझे शायद ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले से ही हमने उसको सोच रखा है. यदि ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. That is what importance of planning is all about. The first point is reduces risk of uncertainty. Important word यहां क्या है मालूम है? Reduces. कभी भी प्लानिंग एलिमिनेट नहीं करता, खत्म नहीं करता. रिस्क ऑफ किसको? अनसर्टेनिटी को. रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी होती क्यों है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? ऐसा हो गया तो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. यदि ऐसा हो गया, गवर्नमेंट बोल रही है आज के दिन लॉकडाउन है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? बिल्कुल घर के बाहर मत जाओ. अच्छा, घर के बाहर गया तो हो भी सकता है कोई पेशेंट मेरे पास से गुजर जाए और शायद मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए. दैट्स कॉल्ड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. होगा नहीं होगा पता नहीं, हो भी सकता है. Risk of uncertainty. When there is no certainty to happen, that's called uncertainty. क्या करता है? रिड्यूस करता है. प्लानिंग क्या करता है मतलब में ऐसी गलत चीजें जो हो सकती है उसे रिड्यूस करता है. इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? यदि किसी चीज को होने के पहले मैं सोच रहा हूं, यदि मुझे ये करना है, अच्छा ये करते वक्त यदि ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो मुझे प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्शन करते वक्त यदि मशीनरी मेरी खराब हो गई तो मुझे मालूम है मैं इस मैकेनिक को बुला लूंगा. पहले से मेरे दिमाग में है कि हाँ यार ये मैकेनिक आ जाएगा, काम कर देगा. मुझे 5 वर्कर्स चाहिए. मान लो मेरे 5 वर्कर्स नहीं आते तो मैं क्या करता हूं? मैं यदि बाई चांस इनमें से कोई वर्कर नहीं आता, मैं यहां से 1-2 वर्कर पहले से ही मैं सोच लेता हूं. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को होने के पहले मैं सोच लेता हूं यदि ये प्रॉब्लम होगा तो मैं उसे कैसे सॉर्ट आउट करूंगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं एडवांस में, यदि ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं इसे ऐसे सॉल्व करूंगा. यदि ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है तो मैं उसे इस तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूस. याद रखना वर्ड इंपॉर्टेंट यहां क्या है में? रिड्यूस है. कम करता है, खत्म नहीं करता. किसी भी हालत में जब हम लिमिटेशंस में करेंगे तो हम करेंगे कि वो एलिमिनेट कर ही नहीं सकता. तुम हर एक चीज सोच समझ रहे हो, हर एक चीज सोच समझ लिया, और मैंने ये सोचा कि यदि ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ऐसा करूंगा. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जिसे मैंने सोचा ही नहीं, तो उसे वो खत्म नहीं कर सकता. सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन इट कैन नेवर एलिमिनेट नहीं कर सकता. तो हम हेडिंग क्या देंगे? रिड्यूस देंगे. पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. प्लानिंग क्या करता है? सेट करता है ऑब्जेक्टिव को. मुझे यहां पहुंचना है, मुझे आज से 5 साल के बाद, 8 साल के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो मेरे पास मेरा गोल क्लियर है. प्लानिंग क्या करता है? गोल को क्लियर कर देता है. उस गोल को क्लियर करता है, फिर पाथ में आराम से मिलने लगता है. बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर आई वुड लाइक टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1000 करोड़ रुपीस. ऑब्जेक्टिव क्या है? 1000 करोड़ रुपीस को. उस 1000 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाता है. आई विल रिपीट वंस अगेन. प्रोवाइड्स डायरेक्शन. डायरेक्शन मींस उस किस चीज का डायरेक्शन? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का डायरेक्शन. 5 साल के बाद, 8 साल के बाद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है मुझे ऑलरेडी पता है.
तो मैं उसे करते चला जाता हूं, सो दैट आई कैन इजीली अचीव द ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग है ही क्या? इट एक्चुअली डिसाइड्स। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग मींस, अरे प्लानिंग में हम कर क्या रहे हैं? वी आर चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हर एक चीज सोच समझ के, मेरे पास एक काम को करने का 8 तरीके हैं। प्लानिंग क्या करता है? चूजेस द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये हमने मीनिंग में क्या लास्ट वीडियो में, इट चूजेस द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बाय चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम क्या करते हैं? व्हेन वी से वी आर चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वी आर एक्चुअली डूइंग और टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। इस पॉइंट नंबर 4 एस्टैब्लिशेस बेसिस फॉर कंट्रोल। मैंने प्लानिंग की, जब मैंने प्लानिंग की मैंने क्या किया मालूम है? ऑब्जेक्टिव को सेट किया। किस चीज के? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सेट किया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया। मैंने कहा कि मेरे सभी वर्कर्स को हर दिन 100 यूनिट्स बनाने। कैसे किया? प्लानिंग की। एक इंसान एक दिन में, यही हमने सेकंड चैप्टर में टाइम स्टडी में किया था, एक वर्कर को एक दिन में फेयर डेज जॉब कितना होना चाहिए? मान लो 100 यूनिट्स बनाना चाहिए। 100 यूनिट्स बनाना चाहिए। एक ऑफिसर, एक मैनेजर कैसे बोलता है? प्लान करके बोलता है। वो देखता है अच्छा 8-9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आधे घंटे के ब्रेक के साथ इतने देर में एक वर्कर को इतना यूनिट बना लेना चाहिए। प्लान किया उसने, तो उसने क्या करा मालूम है? एस्टैब्लिश की। किस चीज की? प्लानिंग से उसने एस्टैब्लिश किया क्या? 100 यूनिट्स बनाना चाहिए। अच्छा, एक वर्कर अच्छा है या बुरा है? हम कैसे बोलेंगे? अरे जिसने 100 यूनिट्स बना लिया वो अच्छा है, उस तरीके की क्वालिटी बना ली वो अच्छा है। जिसने 100 यूनिट्स बनाया नहीं, या उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं किया, या उसने मटेरियल को वेस्ट किया, तो हम क्या कहेंगे? वर्कर ठीक नहीं है। वर्कर ठीक नहीं है या वर्कर अच्छा है हम कब बोल सकते हैं मालूम है? जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को कंट्रोल कर रहा है, चेक कर रहा है। तुम्हारे स्कूल में एग्जामिनेशंस होते हैं। एग्जामिनेशन क्या मालूम? बेसिकली प्लानिंग टूल है। उसके चेक करता है ना, चेक क्या है? कंट्रोल करता है। when an examiner, when your teacher is checking the paper, actually he or she is controlling how you have learned it. वो देखता है टीचर का परफॉर्मेंस, उसने कितना अच्छा पढ़ाया, और वो चेक करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम कितने अच्छे पढ़े। एक क्वेश्चन पेपर क्या है? प्लानिंग टूल है। एग्जैक्टली वही बिजनेस में भी है। एक वर्कर को सिखाया गया, सिखाने के बाद उससे बोला गया कि एक दिन में तुम्हें इतना यूनिट बनाना है, तुम्हारा टारगेट इतना। एक सेल्समैन को बोला गया तुम्हें एक दिन में 10 यूनिट्स बेचने हैं। यदि वो बेच लेता है तो वो अच्छा सेल्समैन है, यदि वो बना लेता है तो एक अच्छा वर्कर है। लेकिन अच्छा या बुरा का डिफरेंशिएट कौन करता है? कंट्रोलिंग करती है। क्यों? क्योंकि वो चेक करती है परफॉर्मेंसेस को। हर पैरामीटर में हम सेट कर देते हैं टारगेट, इतना मटेरियल यूज करके, इतना बिजली यूज करके, इतना यूनिट एक दिन में जो बनाता है। हर जगह पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर क्या है? बेसिकली प्लानिंग है। सो प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। जब हम चैप्टर आएंगे इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में कॉल्ड कंट्रोलिंग, वहां फिर से हम इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप को देखेंगे। प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, कंट्रोलिंग के बगैर रीप्लानिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज प्रमोट्स क्रिएटिविटी। दो चीजें हैं जब हम इंपॉर्टेंस करते हैं, प्रमोट्स क्रिएटिविटी है। लिमिटेशन में किसी किसी बुक में एक होगा इट डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, और दोनों ही पॉइंट सही है। लेकिन यहां हम कौन सा पॉइंट लेंगे? केवल प्रमोट्स क्रिएटिविटी एज एन इंपॉर्टेंस लेंगे। चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या है ना? ऑल्टरनेटिव को चूज करना। एक सक्सेसफुल मैनेजर कौन है? एक सक्सेसफुल ऑफिसर कौन है? who can think about any number of alternatives. यदि इस काम को करने के लिए मैं केवल 2 ऑल्टरनेटिव को सोच पाया। एक एम्प्लॉय है ए, वो एक काम को करने के लिए केवल 2 ऑल्टरनेटिव सोच पाया, और एक एम्प्लॉय है बी, उसी काम को करने के लिए उसने 10 ऑल्टरनेटिव्स को सोच लिया। हो भी सकता है इस 2 में बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं, इस 10 में शायद बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो। जब ये डिसीजन लेगा, इन दोनों में से कोई एक बेस्ट लेगा, जबकि जब बी लेगा वो 10 में से कोई एक बेस्ट लेगा। तो ऑब्वियसली
इसने 10 ऑल्टरनेटिव को सोचा ना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या कर देता है मालूम है? एक ऑफिसर को मजबूर कर देता है मोर एंड मोर, अरे अपने दिमाग दौड़ाओ ना, अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो ना, अलग अलग तरीके से इंट्यूटिव वे में अपने ऑल्टरनेटिव्स को सोचो ना। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड। When you start using your mind, you start using your intellectual capacity. When you start using your intellectual capacity, you get lot of options. Lot of option is a prerequisite for planning. यदि तुम्हारे पास प्लानिंग में ऑल्टरनेटिव्स कम हैं तो तुम्हारे पास शायद बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं। When you get spectrum of options, जितना ज्यादा ऑप्शन एक ऑफिसर या मैनेजर सोच पाता है, chances of going for a better alternative, choosing the best alternative is much more. That's why हम क्या बोलते हैं, वो अपने दिमाग को ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है, hence it promotes creativity, reduces overlapping and wasteful activities. बिल्कुल सही है, रिड्यूस करता है किसको? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। एक शादी है, जिसके घर में शादी है, उस मुखिया ने, उसके चीफ ने यही नहीं सोचा कि क्या क्या काम है और किस किस को काम करवाना है। बारात आ गई, 10 लोगों को बारात में एक ही काम वो दे देगा, चल ये भी तू कर, तू भी यही कर, तू भी यही कर। दैट मीन्स काम एक ही है लेकिन 10 लोग कर रहे हैं, तो काम एक करेगा, बाकी 9 लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते। बिजनेस में भी यही हो सकता है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, ऑल ऑफ अ सडन कोई आके कहता है यू कैन प्रोबेबली गिव द सेम वर्क टू सो मेनी पीपल, तो क्या होगा? एक अकेला आदमी काम करेगा, बाकी सब काम ही नहीं करेंगे। तुम सैलरी वेजेस बहुतों को दे रहे हो लेकिन काम कौन कर रहा है? एक। दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। वेस्टफुल है या नहीं है? एनी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी विच एक ही काम है लेकिन तुमने ज्यादा लोगों को दे दिया, ऐसा क्यों होता है? एक ही काम को तुमने अलग अलग लोगों को दे दिया, करवाना एक से, तुमने 4-5 लोगों को कर दे दिया, 2-3 लोग वेस्ट बैठे हुए, 1-2 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है मालूम है? अरे तुमने प्लानिंग ही नहीं की, किससे क्या काम करवाना है तुमने डिसाइड ही नहीं किया। दैट्स व्हाई जल्दीबाजी में जिसको तुमने जो बोला तुमने दे दिया। दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इज ऑब्वियसली वेस्टफुल रिसोर्सेस, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तुम्हारा बढ़ रहा है। सो प्लानिंग क्या करता है? Even before you start giving any activity to any individual, you plan. अच्छा ये आदमी ये सब करेगा, ये आदमी ये सब करेगा. So there is a chance of reduced wastage of overlapping activities. With this we move on to limitations. याद रखना importance से ज्यादा limitation का topic बोर्ड के लिए important है, especially for case study. Rigidity, rigid बना देता है। ये देखो, क्रिएटिविटी और रिजिडिटी दोनों बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी क्या है? प्लानिंग करने के पहले, डिसीजन करने के पहले, अरे अपना दिमाग घुमाओ ना, जितना सोच सकते हो सोचो। लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तुमने, एक बार तुमने प्लानिंग कर ली, तुमने एक बार डिसाइड किया इस काम को ऐसा ही करना है, उसके बाद देयर इज नो वे ऑफ क्रिएटिविटी। उसके बाद तुम्हारे तुम दिमाग नहीं दौड़ा सकते। तब क्या कर देता है? तुमने एक बार डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद उस काम को तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। प्लानिंग मेक्स द एक्टिविटीज वेरी वेरी रिजिड। प्लानिंग करने के पहले, डिसीजन लेने के पहले देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स। सोचो ना, अपना दिमाग दौड़ाओ ना। क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी कब? डिसीजन लेने के पहले। रिजिडिटी कब? डिसीजन लेने के बाद। पॉइंट नंबर 2, टाइम कंज्यूमिंग। डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। व्हाई? Because you require data, you require a lot of information. Information gathering from primary or secondary source at times takes lot of time. That's why generally हम बोलते हैं कि planning is a time consuming process. इतनी जल्दी तुम डिसीजन नहीं ले सकते। इतनी जल्दी डिसीजन क्यों नहीं ले सकते मालूम है? अरे तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस को एनालिसिस करना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करने के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगेगा, उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा, एनालाइज करने में टाइम लगेगा। अल्टीमेटली ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को कॉस्ट एंड बेनिफिट में देखने में टाइम लगेगा। हेंस प्लानिंग इज अ time consuming process.
इसी के साथ रिलेटेड है ये कॉस्टली। मोस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द प्लानिंग टूल आर वेरी कॉस्टली। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि डाटा मिलना बहुत मुश्किल है। कॉस्टली क्यों है? किसी भी प्लानिंग टूल को जब तुम इंप्लीमेंट करते हो, किसी भी प्लानिंग टूल को जब तुम इंप्लीमेंट करते हो वो डेफिनेटली कोई भी गैजेट, एनी गैजेट फॉर दैट मैटर, जब तुम इंप्लीमेंट करते हो प्लानिंग के लिए, दे कंज्यूम लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ एक्यूरेसी। बहुत अच्छी प्लानिंग की तुमने, हर चीज सोच समझ के किया। एक टीचर की शादी थी, टीचर की लड़के की शादी थी, somewhere around 8-10 years back. He is a resident of Greater Noida. February, if I'm not wrong, February 10th की शादी थी। A very rich person, और उन्होंने फाइनेस्ट वेडिंग प्लानर को ऑर्गेनाइज किया। उसने मेटिकुलस प्लानिंग की, जबरदस्त क्राउड था, एक्सेप्शनली गुड रिसेप्शन थी, सब कुछ बढ़िया था। इट वॉज अ वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड मैरिज, बहुत प्यारा सजा हुआ मंडप, हर एक देख सकता है, एक एक चीज, चुनी चुनी चीजें थी वहां। सोचने वाला ये सोचता कि यार कितना बढ़िया इन्होंने प्लानिंग किया। क्या हुआ? भयंकर बारिश आ गई, जो मंडप सजा था खत्म। प्लानिंग में कोई कमी थी क्या? नहीं। क्या हुआ? लैक ऑफ एक्यूरेसी। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें तुम्हारे परे हैं। यही चीज हम एक्सटर्नल लिमिटेशंस में भी लेंगे, थोड़े से डिफरेंस है। इन स्पाइट ऑफ, इस सेंटेंस को बड़े ढंग से समझना, इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट प्लानिंग इट डज नॉट प्रोवाइड यू एनी गारंटी कि तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, तुम कह नहीं सकते। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे प्लानिंग, तुम्हारी सोच के परे हैं। कौन सोच सकता है कि इस महीने में कभी बारिश होगी? यदि बारिश होगी तब भी हल्की फुल्की हो सकती है। ऐसी बारिश मूसलाधार, तकरीबन 3-4 घंटे ऐसी बारिश कि वहां एक गेस्ट खड़ा नहीं हो पाया। ये एक्चुअल इन रियलिटी हुई ग्रेटर नोएडा में 2010 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्यूरेसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे वो सेंटेंस बहुत जरूरी है जो मैंने अभी आपको बोला। इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग, it does not give you guarantee of success. False sense of security. जब मैंने प्लानिंग की और मेरे काम, मैं सोच रहा हूं कि प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, मैंने साल के एंड में सोच लिया कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए, या एक साल के एंड में मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, साल के एंड में मुझे इतने मार्क्स स्कोर करना है। वो धीरे धीरे मुझे अंदर से साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है, चल यार मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मैं 3 घंटे प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, और मैं 3 घंटे जब मैं काम कर रहा हूं ना, इट गिव्स मी अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। इन फैक्ट जब तक लास्ट डे नहीं पहुंचते, यू आर नॉट वेरी श्योर वेदर योर ऑब्जेक्टिव वुड बी अचीव्ड और नॉट। मैं फिर से एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। साल के एंड में मुझे 1,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस हर महीने मुझे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। साल स्टार्ट होता है अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में मुझे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 9 महीने 100 या 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है, तो मुझे लगता है कि यार 100% मेरा अचीव हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। मुझे अंदर से साइकोलॉजिकली मिलता है, हाँ ठीक है, आई विल बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जनवरी के महीने में भयंकर अर्थक्वेक आता है और वो पूरी फैक्ट्री खत्म हो जाती है। वुड आई बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव? नो। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देता है। तुम्हें लगता है कि यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव, बट whereas there are certain external limitations. Last point, there are certain external limitations which external limitations क्या है मालूम है? जिसमें तुम्हारा हाथ है ही नहीं। मैं बहुत वेल प्लान कर रहा हूं,
कि मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मेरा कॉस्ट 10 रुपए का है और मैं 1 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन में बेचूंगा 11 रुपए में और आई एम हैप्पी विद 1 रुपए का प्रॉफिट। मेरा कॉम्पिटिटर क्या करता है, उसका भी कॉस्ट 10 रुपए है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे में प्रॉफिट कमाना नहीं है, मुझे तबाह करना है। कॉम्पिटिटर मेरे हाथ में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी सोच है। 10 रुपए का उसका भी कॉस्ट है, 10 रुपए का मेरा भी कॉस्ट है, मैं 11 रुपए में बेचना चाहता हूं, वो 10 रुपए के प्रॉफिट 10 रुपए के कॉस्ट को बनाकर 9 रुपए में बेचना शुरू कर देता है, इनकरिंग द लॉस ऑफ 1 रुपी। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है। वे बैक इन 1995 जब कोक ने एंटर किया था इंडियन मार्केट में, तो उस टाइम पर पेप्सी ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, लहर पेप्सी के नाम से, और कैंपा थे। कैंपा वाज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। सेम इज द केस विद थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब कोक इंडियन मार्केट में आया तो उसने पार्ले ड्रिंक्स को खरीद लिया, सो इट टुक ओवर। बट व्हाट हैपेंड वाज कैंपा वाज स्टिल देयर कंपीटिंग विद दीज। उस टाइम पर मान लो कोक और पेप्सी का एक पर्टिकुलर कॉस्ट था, कुछ मान लेते 4 रुपए, मुझे नहीं मालूम क्या था, हम मान लेते 4 रुपए का कॉस्ट था। हम मान के चलते हैं कि कैंपा जो इंडियन मैन्युफैक्चर था उसका भी कॉस्ट 4 रुपए का था, कोला का या ऑरेंज ड्रिंक का। पेप्सी और कोक इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जब उन्हें इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश होना है ना, पेप्सी को पता है वो कोक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोक को पता है वो पेप्सी का किसी मार्केट में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज दे आर इंटरनेशनली एंड फाइनेंशियली एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। बट दोनों को एक चीज पता था, यदि उसको कोला को यदि यहां अपने कंपटीशन से हटाएं, कैंपा को अपने कंपटीशन से हटाएं, तो वो कैंपा का शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली that's what they did। मान लो 4 रुपए के कॉस्ट था, उन्होंने कॉस्ट से कम में बेचना शुरू किया। इंटरनेशनल प्लेयर होने के कारण उन लोगों ने अपने लॉसेस बाकी सभी कंट्री से रिकवर किया, लेकिन कैंपा वाज ओनली एन इंडियन प्लेयर। कुछ महीने तक उन्होंने कैंपा ने उन लोगों के साथ कंपीट किया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, कैंपा लॉस्ट द वॉर। पेप्सी और कोक ने कैंपा का मार्केट शेयर ग्रैब किया। एक्सटर्नल लिमिटेशन, जब तुम एज अ प्रोड्यूसर देखते हो, इंटरनल फैक्टर में तुम्हारा अपना पूरा कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल में तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। प्लानिंग तुम कितना भी अच्छा करो, एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हारे बियॉन्ड है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, मेरी आज के दिन टेक्नोलॉजी बेस्ट है, लेकिन उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, माय प्रोडक्ट बिकम्स इंफीरियर। मैं बहुत सोच समझ के कहता हूं कि यार इंडिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले, मैं शराब का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, दैट्स द सेफेस्ट बिजनेस। मैंने अपने स्टेट में शराब का बिजनेस स्टार्ट किया। शराब का बिजनेस को कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑल ऑफ अ सडन एक सर्कुलर लेके आता है, एक गजट लेके आता है, वो कहता है कि ये बिजनेस इस स्टेट में कल से बंद होगा। मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की शराब के बिजनेस के लिए, लेकिन क्या मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देख पाया? नहीं। सो ऑल दीज फॉल अंडर एक्सटर्नल लिमिटेशंस। इस एक्सटर्नल लिमिटेशंस के कारण क्या है मालूम है? वही स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोला, in spite of your best efforts, in spite of your best planning, it does not give you guarantee of success. With this, we are through with 2 topics: importance of planning and limitations of planning. Most important out of the 2 is limitations of planning. In the concluding video, next, we will be touching the most important topic of this chapter, planning process. Thank you.